हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, क्लास 12 के लेसन रासायनिक बलगतिकी का आज 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो, और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्या है? टॉपिक का नाम है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। हम शुरुआत इसकी एग्जांपल से करते हैं, परिभाषा अपने आप आएगी। देखो बच्चों, मैं इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं। उदाहरण नंबर 1। क्या उदाहरण नंबर 1 है मेरे पास? एस्टर का जल अपघटन। क्या है? एस्टर का जल अपघटन। देखो बच्चों, एस्टर का अगर अपने जल अपघटन करवाएं, एस्टर का सूत्र क्या होता है? एस्टर का सूत्र होता है CH3 COO C2H5 कि कार्बन के बाद साथ OO हो, उसके बाद फिर कार्बन आ जाए तो हम उसको क्या कहते होते हैं बच्चों? एस्टर। इसका जल अपघटन करवाया। जल अपघटन क्या होता है? H2O HOH हो गया। आप इसको यहां पर तो लिखो H2O, और इस H2O को आप ऐसे लिख सकते हो H और OH। तो क्या होगा कि ये जो CH3COO है ना, इसको तो ये वाला H मिलेगा और ये बन जाएगा CH3COOH, और दूसरा क्या बच गया? C2H5, इसको मिल जाएगा OH, तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो ये तो बना है हमारे पास अम्ल और ये बना है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल ये अभिक्रिया है बच्चों एस्टर के जल अपघटन की। लेकिन इसके अंदर विशेष बात क्या है? इसके अंदर विशेष बात यह है कि ये जो जल जो है ना, वो हमने क्या लिया है? आधिक्य में लिया है। आधिक्य का मतलब है इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा ली है। बहुत ज्यादा ली है तो अभिक्रिया जब ये करता है तो इसकी सांद्रता ज्यादा होने के कारण इसकी सांद्रता में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार से एक समुद्र में से 1 लोटा अगर पानी भर लें तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता ना, उसी प्रकार से ये आधिक्य में लिया गया है तो इसकी सांद्रता में H2O की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता। मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जबकि हमने क्या कहा है? हमने तो ये कहा है कि हम अभिक्रिया कोटि में उस क्रिया कारक को गिना करते हैं जिसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तन हो। इसके तो मापने योग्य परिवर्तन हो नहीं रहा। इसके मापने योग्य परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको हम अभिक्रिया कोटि में भी नहीं गिनेंगे। इस H2O को हम अभिक्रिया कोटि में नहीं गिनेंगे, या H2O में इसकी अभिक्रिया कोटि जो है, H2O की अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी? 0। अभिक्रिया कोटि में ना गिनने का मतलब क्या है कि इसकी अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं इस अभिक्रिया में देखूं तो इसकी अणु संख्यता कितनी है? एक क्रियाकारक ये काम में आ रहा है, एक क्रियाकारक ये काम में आ रहा है, तो इसकी अणु संख्यता तो हो गई। अणु संख्यता कितनी होगी बच्चों? 2। और इसका अगर वेग व्यंजक में लिखूं, वेग व्यंजक, तो वेग व्यंजक बराबर होता है, वेग व्यंजक में होता है वेग बराबर K, फिर एस्टर की सांद्रता आपके पास होगी CH3COO C2H5 और एक हो गया H2O। अब इसमें से एस्टर की सांद्रता में तो परिवर्तन होता है, इसलिए इसको तो अभिक्रिया कोटि में गिनेंगे, इसलिए इसके ऊपर पावर आएगी 1। लेकिन H2O की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसको H2O को किस में लिया गया था? आधिक्य में लिया गया था, तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 0। ठीक है। तो कुल अभिक्रिया की अगर अभिक्रिया कोटि देखी जाए तो कितनी आएगी बच्चों? अभिक्रिया कोटि जो इसके अंदर आएगी वो आएगी 1 + 0 कितनी आएगी? 1। ठीक है। 1 + 0 कितनी आएगी? 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अणु संख्यता तो कितनी है? 2। अभिक्रिया कोटि कितनी है? 1। बस अपनी परिभाषा बन गई बच्चों। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया उसकी परिभाषा बन गई। क्या कि इस एस्टर के जल अपघटन में हम देख रहे हैं कि इसकी अणु संख्यता तो 2 है लेकिन अभिक्रिया कोटि 1 है। बस इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं।
छद्म का मतलब होता है आभासी। आभासी का मतलब ऐसे लगता है लेकिन होता नहीं है। हमें लग तो रहा है कि इसकी अणु संख्यता एक क्रियाकारक और दो क्रियाकारक है, तो इसकी अणु संख्यता भी दो होनी चाहिए, अभिक्रिया कोटि भी दो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अणु संख्यता तो दो ही होती है, लेकिन अभिक्रिया कोटि कितनी होती है? एक। ऐसी अभिक्रिया को अपने छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बस मैं चाहे परिभाषा लिखूं ना लिखूं, आपकी परिभाषा बन गई क्या? कि वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता तो दो या दो से अधिक भी हो सकती है, अणु संख्यता तो दो या दो से अधिक हो, लेकिन अभिक्रिया कोटि एक हो, उसे हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आपके पास एग्जाम्पल ये चीजें लिखनी है, नंबर पूरे, 12th बोर्ड के नंबर पूरे। चलिए, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो मेरे पास यह परिभाषा बन गई कि वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता तो कितनी हो? अणु संख्यता तो हो दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या हो? अधिक, लेकिन अभिक्रिया कोटि, परंतु अभिक्रिया कोटि जो है वो कितनी हो? एक हो, उसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, आपको कोई भी परिभाषा ये वाली याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिसने इस बात को समझ लिया उसकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। आपने एक चीज और नोट की, आपने एक चीज नोट कर ली है कि भैया कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसके अंदर कोई क्रियाकारक जो आधिक्य में लिया जाएगा ना, उसको हमने अभिक्रिया कोटि में नहीं गिनना। बस इस बात को गांठ बांध लो। कंपटीशन के क्वेश्चन आपके पूरे हैं, लेकिन आपके 12th का तो ये क्वेश्चन हो गया। या फिर कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी बात पर ही आएंगे कि जो आधिक्य में लिया जाएगा उसको अभिक्रिया कोटि में नहीं गिनना। बस इतनी सी बात जिसको समझ में आ गई, उसके कंपटीशन के क्वेश्चन हो गए। चलिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको और लिख देता हूं। क्या कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इक्सु शर्करा का प्रतिपल। क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है इक्सु शर्करा का प्रतिपल। देखो, इक्सु शर्करा क्या होती है? इक्सु शर्करा होती है गन्ने की शर्करा, जो घर में आप चीनी काम में लेते हैं, वही है इक्सु शर्करा। और घर में जो चीनी काम में लेते हैं उसका सूत्र होता है C12H22O11। इसको हम सुक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज। ठीक है, इक्सु शर्करा जो है वो सुक्रोज है। इसका जल अपघटन करवाना है, मतलब H2O। ठीक है, और होगा क्या कि यहां पर C कितने हैं? 12 है ना, तो आप 6 कार्बन के दो यौगिक बना लो। एक तो C6H12O6 और दूसरा भी बना लो C6H12O6। एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ठीक है, हालांकि दोनों के सूत्र एक जैसे ही हैं, लेकिन एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम है फ्रक्टोज। दोनों में अंतर क्या है ये हम जैव अणु लेसन में पढ़ेंगे कि दोनों एक जैसे सूत्र हैं, फिर भी इसको ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज कह रहे हैं, क्यों? ये हम आप पढ़ेंगे जैव अणु लेसन में। चलिए बच्चों, इसमें भी क्या करते हैं? H2O को किस में ले लेते हैं? आधिक्य में। किस में ले लेते हैं? आधिक्य में। तो बात वही बन गई क्या कि अणु संख्या तो इसकी भी दो है, लेकिन अभिक्रिया कोटि कितनी बनेगी? एक, क्योंकि जो आधिक्य में लिया जाता है H2O को, जो हमने आधिक्य में लिया है, तो इसको हम कोटि में नहीं गिनेंगे। तो इसलिए अणु संख्या तो दो होगी, लेकिन अभिक्रिया कोटि एक होगी। अतः ये भी एग्जाम्पल जो है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये तो होगी बात आपकी 12th की। आपके पास कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है बच्चों, कंपटीशन में तब क्या आता है? वो कहता है कि जैसे 2013 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, 2013-14 के अंदर का जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का केमिस्ट्री में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कहता है कि A+B और अभिक्रिया बन रही है और उत्पाद बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि अभिक्रिया में A को आधिक्य में लिया गया है, A को आधिक्य में लिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया।
तो अब आपको पता है कि दो क्रिया कारक हैं, एक ए है एक बी है। इसमें से ए को तो आधिक्य में ले लिया, आधिक्य में ले लिया तो इसको तो हम कोटि में गिनेंगे नहीं, बचा कौन सा बी, इसको गिनेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा प्रथम कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया आ जाएगा। बस इसी तरीके का ये प्रश्न पूछा जाता है और कोई प्रश्न इसमें पूछा भी नहीं जाता। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। गुड लक, पढ़ते रहिए।